नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की हमारी क्लास में। तो फटाफट वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और शेयर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आज हम गति विज्ञान का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में ऊर्ध्वाधर ऊपर और नीचे पिंड को फेंकने के जितने भी समीकरण थे वो हमने कर लिए थे। आज हम देखेंगे कि इंक्लाइन पर ये समीकरण कैसे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक इंक्लाइन है और ये जो एंगल है आपका ये अल्फा है, राइट। तो यहां पर देखिए कोई पिंड रखा हुआ है यहां पर, तो इसका जो भार होगा, वेट होगा, नीचे की ओर ही होगा ना, ग्रेविटी नीचे की ओर लगेगी जी, ठीक है, नीचे की ओर जी लगेगी। तो ये अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल देखिए क्या होगा, 90 माइनस अल्फा होगा ना। तो 90 माइनस अल्फा, इसका अगर इधर का घटक लेंगे तो जी कॉस अल्फा हो जाएगा आपका, और अगर इधर का घटक लेंगे तो क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा हो जाएगा, राइट, साइन अल्फा। तो हमें ये वाला घटक चाहिए ना, क्योंकि हमें इधर साइड में वस्तु जो है वो इधर साइड को ही मूव कर रही है, इधर साइड को मूव कर रही है, तो हमको यही वाला घटक लेना होगा। ठीक है, तो जहां जहां पर जी लिखा हुआ है हम वहां वहां क्या पुट कर देंगे, जी साइन अल्फा, राइट, क्या पुट कर देंगे, जी साइन अल्फा। तो हमारा पहला जो समीकरण था वो था v इक्वल्स टू यू प्लस क्या था, gt। तो हम क्या कर देंगे, gt साइन अल्फा। ठीक है, सभी को बात क्लियर हो गई, राइट। एंड दूसरा हमारा जो समीकरण है वो था आपका s। तो यहां पर s की जगह क्या था, h, हाइट के लिए, राइट, यही था ना। तो h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, gt स्क्वायर, तो g की जगह साइन अल्फा और इसमें ऐड करना है, तो gt साइन स्क्वायर साइन अल्फा हो जाएगा, gt स्क्वायर साइन अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, यानी 2gh साइन अल्फा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, आई होप कि यहां तक बात क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए देख लेते हैं न्यूटन की गति के नियम। बेसिकली ज्यादातर लोगों को पता होगा, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। प्रथम नियम आपका क्या होता है, प्रथम नियम आपका गैलीलियो ने दिया था। किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, जिसको हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई वस्तु रेस्ट कंडीशन में है, यानी विरामावस्था में है, तो विरामावस्था में ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिमान है, चल रही है, तो वो चलती ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे, राइट। जब तक बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये हमारा प्रथम नियम था। द्वितीय नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्वितीय नियम, इसी से प्रथम नियम की भी व्याख्या होती है। देखिए द्वितीय नियम क्या होता है, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन संवेग परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, बल कहलाता है। क्या कहलाता है, बल कहलाता है। ये आपका द्वितीय नियम है, इसी से प्रथम नियम की भी व्याख्या होगी। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसका प्रारंभिक वेग u था, तथा t समय पश्चात v हो जाता है। क्या हो जाता है, v हो जाता है, तथा प्रारंभिक संवेग p1 तथा अंतिम संवेग P2 हो, तो देखिए क्या होगा,
तो क्या है इसमें P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका mu, ठीक है, P1 इक्वल्स टू mu हो जाएगा और P2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका mv। क्लियर होगी बात, क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब संवेग परिवर्तन निकाल लेते हैं, संवेग परिवर्तन। तो संवेग परिवर्तन क्या होगा भैया, कितना परिवर्तन होगा, P2 माइनस P1 हो गया, P2 माइनस P1 हो गया, यही हो गया ना, P2 माइनस P1 हो गया। तो P2 कितना है mv और P1 कितना है mu, तो इसमें से m कॉमन ले लो, v माइनस u हो गया, है ना, v माइनस u हो गया, राइट। अब ये क्या कह रहा है कि संवेग परिवर्तन की दर जो है वो 1 होता है, ठीक है। संवेग परिवर्तन की दर देख लेते हैं, संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। इसमें डायरेक्टली आपका इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, इसके अनुक्रमानुपाती होगा, क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, या हम बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, दर के बराबर होगा, यानी कि एम वी माइनस यू अपॉन टी, ये आपका क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। तो अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो F इक्वल्स टू हम कोई नियतांक ले लेते हैं, के एम वी माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऊपर लिख देता हूं मैं, ओके, यहां लिख देते हैं, देखिए ये आ गया आपका F इक्वल्स टू के डॉट एम वी माइनस यू अपॉन टी। अभी हमें देखो पता है कि जो हमारा त्वरण होता है, त्वरण क्या होता है आपका, u माइनस वी अपॉन टी, यही होता है ना, v माइनस यू अपॉन टी, राइट, ओके। तो चलिए ये वैल्यू यहां पर पुट कर देते हैं, ये आपको याद तो है ना त्वरण, अरे ये वाला आपको समीकरण याद होगा, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहां से निकाल लीजिए, a की वैल्यू आ जाएगी v माइनस यू अपॉन टी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमने निकाल कर a यहां पर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, f इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बाय एम इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, जड़त्व का नियम है, जड़त्व का नियम जो प्रथम नियम की व्याख्या कर रहा है ये, ठीक है। ज्यादातर वैल्यू क्या होती, के की वैल्यू 1 ही होती है ज्यादातर, अगर नहीं है 1 तो दी जाएगी आपको, तो इसलिए F इक्वल्स टू एम इंटू ए आपका होता है, इसका मात्रा आप सभी को पता है क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं तृतीय नियम की तरफ। तो न्यूटन का तृतीय नियम तो आप सभी को पता ही होगा, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या होता है सभी को पता है ना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है आपका, यहां पर जो आपकी लिफ्ट होती है, लिफ्ट में आभासी भार, लिफ्ट में आभासी भार क्या होता है, देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर मूव करती है, फर्स्ट कंडीशन है ऊपर की ओर ए त्वरण से, ठीक है, तो फिर आभासी भार क्या हो जाएगा, इसमें आभासी भार हो जाएगा आपका एम जी प्लस ए। देखिए बहुत से लोग यहां पर गलती कर देते हैं कि जब ऊपर की ओर जारी होती है तो इसमें त्वरण, ये आपका ग्रेविटी नेगेटिव कर देते हैं, तो वहां पर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ग्रेविटी आपकी कहीं पर भी नेगेटिव नहीं होगी, अगर त्वरण है भी कहीं पर भी, अगर त्वरण है तो ग्रेविटी से कम ही होगा, हमेशा कम होगा, इक्वल हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। एंड दूसरा आपका जो है, जब ऊपर की ओर जा रही है, नीचे की ओर ए त्वरण से, ठीक है, जब नीचे की ओर ए त्वरण से आएगा तो ये हो जाएगा एम जी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, क्लियर होगी बात। और जब दोनों का त्वरण बराबर हो, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे, ऊपर
या ऊपर या नीचे, ठीक है, और g इक्वल टू a हो, तब भार कितना होगा, mg होगा, ठीक है, तब भार क्या होगा, mg होगा, राइट। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि जब हम किसी एंगल पर कोई वस्तु फेंकते हैं तो उस टाइम क्या क्या कंडीशंस होती हैं, वो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल जैसे हमने किसी एंगल पर कोई पत्थर फेंका या कोई वस्तु फेंकी तो उस टाइम इनके क्या क्या समीकरण होंगे, क्या क्या कंडीशंस होंगी, वो देख लेते हैं। देखिए हमने कोई भी पिंड यहां से ए पॉइंट से अल्फा एंगल पर फेंका है और वो दूसरे पॉइंट बी पर जाकर टकराया है, कौन से एंगल पर, बीटा पर, ठीक है। तो ये तो हमारी महत्तम ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये क्या हो गई, महत्तम ऊंचाई हो गई, राइट। यहां पर जो प्रारंभिक वेग होगा, जो अंतिम वेग होगा, उसमें रिलेशन तो आपका यही रहेगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh साइन अल्फा, ठीक है। वहां से निकाल लेंगे तो ये जो समीकरण आएगा यही आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या निकलेगा, बीटा जो एंगल निकलेगा, बीटा एंगल अगर पूछ लेते हैं कभी कभी तो उसके लिए ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा, b इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2gh अपॉन यू कॉस अल्फा, ठीक है। इसको डेरिवेट करने में काफी समय जाता है, इसलिए मैंने इसको डेरिवेशन नहीं करवाया, क्योंकि आप जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तो उसकी आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। प्रक्षेप की महत्तम ऊंचाई देखिए एलएम है, ठीक है, महत्तम ऊंचाई एलएम है। अगर आप समीकरण देखेंगे, ये वाला समीकरण देखिए, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh साइन अल्फा, ये वाला समीकरण आप देखिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि महत्तम ऊंचाई कैसे निकलेगी। देखिए जब हम यहां पर जाएंगे मैक्सिमम ऊंचाई पर, मैक्सिमम ऊंचाई पर क्या होता है, प्रारंभिक वेग जो है वो क्या हो जाता है, आपका शून्य हो जाता है, ठीक है, प्रारंभिक वेग आपका शून्य हो जाता है, और जो लास्ट वाला आपका दिख रहा है वही प्रारंभिक वेग स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से जब हम अगर निकालेंगे तो आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें लगा समय देख लीजिए, क्या है, यू साइन अल्फा है, प्रक्षेप का उड्डयन काल, ठीक है, महत्तम ऊंचाई मतलब यहां तक पहुंचने में जो समय लगेगा यू साइन अल्फा लगेगा, और पूरे में जितना समय लगेगा वो 2u साइन अल्फा है। आप ध्यान से देखिएगा, ये इसका जस्ट डबल है, क्या है, इसका जस्ट डबल है। देखिए ये u साइन अल्फा अपॉन जी है, ये 2u साइन अल्फा अपॉन जी है, और महत्तम परास आपका ये होता है ab, a से b तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो होता है महत्तम परास, r होता है u स्क्वायर अपॉन g, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड सारे क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन, किसी कण का उड्डयन काल t r क्षैतिज परास तथा प्रक्षेप कोण थीटा हो तो सिद्ध करें tan थीटा इक्वल्स टू gt स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर वैल्यू पता है t और r की, t की वैल्यू भैया क्या होती है बताइए, t की वैल्यू क्या होती है, 2u साइन अल्फा, यानी यहाँ पर थीटा दिया तो साइन थीटा अपॉन g, ठीक है। r की वैल्यू क्या होती है, r इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा, यानी यहाँ पर थीटा है तो साइन 2 थीटा अपॉन g, ये वैल्यू पता है, अभी बताई थी, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम RHS ले लेते हैं, RHS इक्वल टू हो जाएगा GT स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। अब हम इसको देखिए कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे GT स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 अपॉन GT स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन r। अब ये 1 अपॉन r क्यों लिखा है अभी बता देता हूं, यहां पर लिखिए पहले g मल्टीप्लाई बाय t स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 2 2 जा 4, राइट, 2 2 जा 4 u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर, ठीक है, g स्क्वायर, और ये वाला 2 यहां लिख देते हैं, ठीक है।
चलिए, और 1/r मैंने क्यों लिखा है? देखिए r की वैल्यू ये है तो 1/r की वैल्यू इसको उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, g/u² sin 2 थीटा को हम लिख देते हैं 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, ओके, बात क्लियर। अब देखिए 1g 2g ये पूरा g कट गया। ठीक है, 2 2 जा 4 कट गया, u² से u² कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, क्या बचा भैया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, tan थीटा, हेंस प्रूव्ड। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो चलिए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, तो नेक्स्ट सेशन देखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।